Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. I am Naqib Ahmad and you are watching Naqib Classroom. Students, आज है यूनिट नंबर 4 में लेक्चर नंबर 3 और आज के इस लेक्चर में स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आपको वक्त पर तरतीब से मिलता रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इससे पिछले लेक्चर में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर चुके हैं। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये आप याद रखिए कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड नेम यूनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों पढ़ते हैं, ये इसकी क्या ज़रूरत है। यानी जब हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को क्यों पढ़ते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटीज़ को निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटीज़ को निकालना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आए हैं, तो इसी वजह से इसकी प्रोबेबिलिटीज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, जिस तरह हर एक कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है और वो इन करेंसीज़ को बराह रास्त यूज़ नहीं कर सकते। यानी एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जब कोई लेन देन करता है तो वो अपनी करेंसीज़ में वो लेन देन नहीं कर सकता। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड मुकर्रर किया गया है और वो आलमी सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर वो स्टैंडर्ड क्या है, डॉलर की सूरत में है। तो डॉलर को एक स्टैंडर्ड मुकर्रर किया गया है और जब भी दुनिया में कोई भी दो ममालिक एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं तो वो डॉलर में एक दूसरे के साथ डीलिंग करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जब हमारे पास एक डेटा होता है उसका जब हम मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं तो उसका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन कुछ आएगा। ठीक है, इसी तरह जब हम कोई और डेटा लेते हैं उसका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं तो उससे कोई और मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा। इस तरह अगर हम तीसरा डेटा ले लेते हैं और इसका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं तो उसका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन कुछ और आएगा। तो इसके लिए डिफरेंट टेबल हमें दरकार होंगे और उन डिफरेंट टेबल्स को याद रखना और इनको संभाल के रखना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो उस डिफ़िकल्टी से बचने के लिए क्या किया गया, ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया गया। यानी जब हम x एक रैंडम वेरिएबल लेते हैं और ये x फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को और इसका मीन म्यू होता है और इसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रैंडम वेरिएबल से हम क्या करते हैं, इसका मीन माइनस करते हैं और इसके स्टैंडर्ड डिविएशन पर इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इससे बन जाता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। ठीक है, और इसको हम z से डिनोट करते हैं और जब हम इस z को फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है, यानी ये z क्या करता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और इसमें मीन को 0 कंसिडर करते हैं। ठीक है, यानी मीन को 0 फिक्स कर देते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन को 1 कंसिडर यानी फिक्स करते हैं। तो ये हमारे पास बन जाता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और इस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा f ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 चूँकि यहाँ पर सिग्मा की जगह हमने 1 फुट किया है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट e पावर माइनस और यहाँ पर x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, इसकी जगह ये क्योंकि ये हमारे पास x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा ये इक्वल है z के, तो इसकी जगह हम z को पुट करते हैं z स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और इसकी लिमिट है -∞ टू +∞। ठीक है, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं -∞ टू +∞ तो इससे टोटल प्रोबेबिलिटी आती है 1। ठीक है, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी के इक्वल होंगे जो कि है 1। ठीक है, समझ में आ गई।